हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका द एग्जाम पॉइंट इंदौर के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम 24 दिसंबर 2022 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले सभी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्री का एग्जाम दे रहे हो, या आप मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम में बैठ रहे हैं, या आप मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में बैठ रहे हैं, या मध्य प्रदेश के व्यापम के द्वारा आयोजित कराए जाने वाले किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं, उन सभी एग्जाम के लिए जो है ये हमारी क्लास करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। यदि आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्पेशली आईएमपी कर लीजिएगा कि हाल ही में आयोजित तानसेन संगीत समारोह में किसे तानसेन सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो है तानसेन संगीत समारोह का आयोजन 19 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक ग्वालियर में आयोजित किया गया है। और इस 2022 के जो है 98th संस्करण में जो है 2021 का तानसेन सम्मान जो है किसको दिया गया है, तो आपको याद रखना है मुंबई के हैं पंडित नित्यानंद जी को। पंडित नित्यानंद जी को जो है तानसेन सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। और ये कौन है, तो मुंबई के या पूरे भारत के जो है सुप्रतिष्ठित जो है बांसुरी वादक हैं। कौन है, बांसुरी वादक हैं। और इन्हें ही जो है 2021 के तानसेन जो है सम्मान से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। इस सम्मान के तहत जो है पंडित नित्यानंद जी को जो है 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन में कि तानसेन सम्मान के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है, तो 2 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। लेकिन पिछले वर्ष जो है शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि इसकी राशि जो है दोगुनी कर दी जाएगी। लेकिन हाल ही में जो है संस्कृति मंत्री जो है मध्य प्रदेश के उषा ठाकुर जी के द्वारा यह घोषणा की गई है कि आगामी वर्ष से जो है तानसेन सम्मान की जो 2 लाख राशि है उसको दोगुनी करके दी जाएगी। यदि आपसे पूछा जाए कि 2020 के जो है तानसेन सम्मान से किसको सम्मानित किया गया था, तो ये आपको याद रखना है सतीश व्यास जी को सम्मानित किया गया था। किसको सम्मानित किया गया था दोस्तों, सतीश व्यास जी को सम्मानित किया गया था। और ये कौन थे, तो याद रखना है संतूर वादक थे। कौन, सतीश व्यास जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला आपको याद रखना है, यदि पूछा जाए आपके एग्जाम में कि तानसेन सम्मान की स्थापना कब की गई थी, तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है कि तानसेन सम्मान की स्थापना, तानसेन जो है सम्मान की जो स्थापना की गई थी वो दोस्तों 1980 में की गई थी। कब की गई थी, 1980 में की गई थी। और 1985 तक तानसेन सम्मान में केवल 5000 रुपए की राशि प्रदान की जाती थी पुरस्कार के रूप में। और यदि आपसे पूछा जाए कि पहली बार जो है तानसेन सम्मान किसको प्रदान किया गया था, तो आपको याद रखना है कि पंडित कृष्णा राव जी को जो है पहली बार तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था, 1980 में। इतने इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। अगला आपको याद रखना है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, तो तानसेन संगीत समारोह से आपको याद रखना है कि तानसेन संगीत समारोह 2022 का जो है कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है, तो ये आपको स्पेशली याद रखना है कि 98th नंबर का जो है संस्करण आयोजित किया गया है 2022 में तानसेन संगीत समारोह का। कहां आयोजित किया गया है, तो ये ग्वालियर जो है, ग्वालियर के जो है तानसेन मकबरा में आयोजित किया जाता है। तानसेन के जो है मकबरा में आयोजित किया जाता है। और ग्वालियर में ही है तानसेन जी के जो गुरु थे
मोहम्मद गौफ का मकबरा, ये भी आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार जो है ये तानसेन संगीत समारोह का आयोजन ग्वालियर के साथ साथ दतिया, शिवपुरी और मुरैना में भी किया गया है। ये भी आपको स्पेशली जो है टिक कर लेना है। अगला आपको याद रखना है, क्वेश्चन में काफी बार पूछा जाता है कि तानसेन संगीत समारोह का आयोजन कितने दिनों के लिए किया जाता है, तो आपको याद रखना है कि ये 4 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है, तो 4 दिनों के लिए जो है यह आयोजित किया जाता है तानसेन संगीत समारोह। और 2022 में जो है तानसेन संगीत समारोह का आयोजन कब से कब तक किया गया है, तो आपको याद रखना है 19 दिसंबर से लेकर जो है 23 दिसंबर तक 2022 में जो है तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन में एक और पूछा जाता है इसी से रिलेटेड कि तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किस महीने में किया जाता है, तो आपको याद रखना है कि तानसेन जो है संगीत समारोह का आयोजन जो है दिसंबर माह में आयोजित किया जाता है। किस माह में आयोजित किया जाता है? दिसंबर माह में आयोजित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इतने पॉइंट जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि 2022 में इसका 98 नंबर का संस्करण आयोजित किया गया है और इसका आयोजन ग्वालियर के तानसेन के मकबरा में आयोजन किया गया है। पहली बार जो है ये ग्वालियर के साथ साथ दतिया, शिवपुरी और मुरैना में भी आयोजित किया गया है और ये 4 दिनों तक आयोजित किया जाने वाला जो है एक संगीत समारोह है। और 2022 में 19 दिसंबर से लेकर जो है 23 दिसंबर तक आयोजित किया गया है। और तानसेन जो है ये किस महीने में आयोजित किया जाता है तानसेन संगीत समारोह, तो ये दिसंबर महीने में आयोजित किया जाता है। ये भी आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। अगला जो है हाल ही में जो है आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा जो है राज्य शिखर सम्मान और राष्ट्रीय सम्मानों की भी घोषणा की गई है। तो ये आपको स्पेशली याद रखना है। यहां पे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा आपके एग्जाम में। तो पहला याद रखना है कि मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा जो है हाल ही में जो है राष्ट्रीय कबीर सम्मान की घोषणा की गई है। किस वर्ष के लिए? तो 2021 वर्ष के लिए जो है राष्ट्रीय कबीर सम्मान की घोषणा की गई है। और 2021 का मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा जो है राष्ट्रीय कबीर सम्मान किसको दिया जाएगा, तो आपको याद रखना है 2021 के लिए राष्ट्रीय कबीर सम्मान मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा डॉक्टर श्याम सुंदर जो है दुबे जी को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे जी को दिया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कबीर सम्मान के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है, तो 3 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। कितने प्रदान किए जाते हैं? 3 लाख प्रदान किए जाते हैं। और ये जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको याद रखना है भारतीय काव्य क्षेत्र में दिया जाता है। मतलब भारतीय कविता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा ये है राष्ट्रीय कबीर सम्मान। ये भी आपको याद रखना है। पहली बार राष्ट्रीय कबीर सम्मान कब दिया गया था, तो आपको याद रखना है पहली बार जो है ये 1986 में प्रदान किया गया था। और पहली बार जो है ये पुरस्कार गोपाल कृष्ण जी को जो है दिया गया था। इनका पूरा जो नाम है गोपाल कृष्ण अडिंग। ये आपको याद रखना है राष्ट्रीय कबीर सम्मान से। अगला आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा जो है एक और राष्ट्रीय सम्मान की घोषणा की गई है जिसका नाम है राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान। राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान कौन सा है? राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान। ये भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। और वर्ष 2021 के लिए जो है राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान किसको दिया जाएगा दोस्तों, तो ये सदानंद गुप्त जी को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? सदानंद गुप्त जी को दिया जाएगा। ये आपको याद रखना है। और ये कहां से हैं? गोरखपुर से हैं। और अगला आपको याद रखना है पहली बार राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान कब दिया गया था, तो आपको याद रखना है 1987-88 में दिया गया था। और ये पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, तो हिंदी साहित्य के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा ये राष्ट्रीय पुरस्कार है, राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार। और इसके अंतर्गत पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है, तो 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। पहली बार राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार किसको दिया गया था, तो यह दिया गया था शमशेर बहादुर को। किसको दिया गया था? शमशेर बहादुर को दिया गया था। यह भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है, इसको मिटा दे रहा हूं। अगला आपको
याद रखना है कि हाल ही में जो है मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा इकबाल सम्मान की भी जो है घोषणा की गई है। तो इकबाल सम्मान 2021 का किसको दिया जाएगा? तो आपको याद रखना है डॉक्टर सैयद तकी आबदी को दिया जाएगा। आपको याद रखना है 2021 का जो है इकबाल सम्मान हैदराबाद के जो है सैयद तकी आबदी जी को दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, टिक कर लो। अगला आपको याद रखना है कि इकबाल सम्मान हजारों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो आपको याद रखना है उर्दू साहित्य क्षेत्र के लिए दिया जाता है। उर्दू साहित्य क्षेत्र के लिए दिया जाने वाला एक राष्ट्रीय सम्मान है, मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है इकबाल सम्मान। इस सम्मान के तहत जो है कितनी धनराशि दी जाती है? 2 लाख रुपए की धनराशि प्रोवाइड की जाती है। अगला आपको याद रखना है कि पहली बार जो है इकबाल सम्मान किसको दिया गया था? तो पहली बार यह सम्मान 1986-87 में जो है अली सरदार जाफरी को दिया गया था। यह भी आपको याद रखना है। अगला जो राष्ट्रीय सम्मान की घोषणा की गई है मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा, वो कौन सी की गई है? तो अगला जो आपको याद रखना है फरहद जोशी सम्मान जो है मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाने वाला एक राष्ट्रीय सम्मान है। और 2021 के लिए जो है फरहद जोशी सम्मान किसको दिया जाएगा? तो ये आपको याद रखना है कि खंडवा के जो हैं श्री राम परिहार को दिया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। पहली बार फरहद जोशी सम्मान कब दिया गया था? तो 1992-93 में इसकी स्थापना की गई थी। और पहली बार 1992-93 में ही जो है हरिशंकर परसाई जी को दिया गया था। किसको दिया गया था? हरिशंकर परसाई जी को दिया गया था। यह भी आपको याद रखना है। और इसमें कितनी धनराशि दी जाती है? तो 2 लाख रुपए की पुरस्कार धनराशि दी जाती है। यह भी आपको याद रखना है। और ये जो है व्यंग के क्षेत्र में और पत्र लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है। फरहद जोशी सम्मान काफी इंपॉर्टेंट है। अगला आपको याद रखना है कुमार गांधर्व जो है पुरस्कार 2021 का जो है किसको दिया जाएगा मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा? तो 2021 का जो है रुकमणी, हैदराबाद की जो है रुकमणी विजय कुमार को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा दोस्तों? रुकमणी विजय कुमार को दिया जाएगा। हैदराबाद के हैं 2021 का कुमार गांधर्व पुरस्कार। और इसके अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसके अंतर्गत जो है 1,25,000 रुपए की जो है राशि प्रदान की जाती है। ये किस क्षेत्र के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है? तो भारतीय संगीत के क्षेत्र में, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में जो है दिया जाता है यह पुरस्कार। और पहली बार जो है यह पुरस्कार जो है 1992-93 में जो है अजय चक्रवर्ती जी को दिया गया था। यह भी आपको याद रखना है। पुरस्कार है वो है निर्मल वर्मा पुरस्कार। कौन सा है? निर्मल वर्मा पुरस्कार जो है 2021 के लिए किसको दिया गया है? तो ये लंदन की जो है शिखा जी को दिया गया है। किसको दिया गया है? लंदन की शिखा जी को दिया गया है। और ये जो है राष्ट्रीय निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा जो है हिंदी के क्षेत्र में जो है बढ़ावा देने के लिए या हिंदी भाषा को जो है विदेशों में बढ़ावा देने के लिए जो है यह पुरस्कार मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है। अगला आपको याद रखना है राज्य शिखर सम्मान में जो है मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा जो है याद रखिएगा हिंदी साहित्य के लिए जो है राज्य शिखर सम्मान 2021 से किसको सम्मानित किया जाएगा? तो ये इंदौर के हैं अश्वनी कुमार दुबे को। किसको सम्मानित किया जाएगा? अश्वनी कुमार दुबे को। अगला आपको याद रखना है कि उर्दू साहित्य के लिए जो है 2021 के राज्य शिखर सम्मान से किसको सम्मानित किया जाएगा? तो ये नरेंद्र वीर मणि को सम्मानित किया जाएगा। किसको सम्मानित किया जाएगा? नरेंद्र वीर मणि को सम्मानित किया जाएगा। अगला आपको याद रखना है संस्कृत साहित्य के लिए जो है 2021 में किसको राज्य शिखर सम्मान से सम्मानित किया जाएगा मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा? तो ये आपको याद रखना है भगवती लाल राज पुरोहित को सम्मानित किया जाएगा। ये उज्जैन से है। नरेंद्र वीरमणि ये जो है इंदौर से हैं। अगला आपको याद रखना है कि जो है शास्त्रीय संगीत के लिए जो है राज्य शिखर सम्मान से किसको सम्मानित किया जाएगा? श्री विद्याधर व्यास को सम्मानित किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। अगला
आपको याद रखना है लता मंगेशकर सम्मान। लता मंगेशकर सम्मान जो है 2019 के लिए किसको सम्मानित किया गया है लता मंगेशकर सम्मान से? तो आपको याद रखना है शैलेंद्र सिंह को। किसको सम्मानित किया गया है? शैलेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया है। 2020 के लिए जो है लता मंगेशकर सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये आपको याद रखना है कि आनंद मिलिंदो को सम्मानित किया गया है। आनंद मिलिंदो को सम्मानित किया गया है। और 2021 के लिए जो है लता मंगेशकर सम्मान जो है ये किसको दिया गया है? कुमार सानू जी को दिया गया है। और पहली बार लता मंगेशकर सम्मान जो है 1984 में जो है नौशाद अली को दिया गया था। किसको दिया गया था? नौशाद अली को दिया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इसके तहत 5 लाख रुपए की जो है राशि दी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये थे मध्य प्रदेश में जो है हाल ही में दिए जाने वाले अवार्ड। यहां से एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, आप यदि किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं मध्य प्रदेश के, तो यहां से एक क्वेश्चन बनने ही वाला है दोस्तों। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसको भी आईएमपी कर लीजिएगा। हाल ही में 25वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में जो है पन्ना जिले में। कहां? पन्ना जिले में जो है हाल ही में जो है 25वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया है। और इसका आयोजन जो है किस मैदान में किया गया है? तो आपको याद रखना है कि तलैया। किस मैदान में? तलैया जो है तलैया फील्ड मैदान में, तलैया जो है फील्ड मैदान में जो है इसका आयोजन किया गया है। किसका? 25वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया है। कब से कब तक आयोजित किया गया है? तो 16 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और अगला आपको याद रखना है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान ने जो है विजेताओं को जो है वर्चुअली संबोधित करते हुए यह घोषणा किया है कि अब ये जो तलैया फील्ड मैदान है अब इसको किस नाम से जाना जाएगा? तो आपको याद रखना है कि जुगल किशोर जो है जुगल किशोर जो है फील्ड मैदान के नाम से जाना जाएगा। ये पन्ना का तलैया फील्ड मैदान जहां हाल ही में 25वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया है। और इस मैदान को जो है एक इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। यह भी आपको याद रखना है। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि हाल ही में जो 25वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 का आयोजन पन्ना जिले में किया गया है, इसमें जो है पुरुष वर्ग में विजेता टीम कौन रही? तो पुरुष वर्ग में जो है कौन से राज्य की विजेता टीम रही? तो पुरुष वर्ग में जो विजेता टीम रही वो फाइनल खेला गया था गुजरात और हरियाणा टीम के बीच, जिसमें विजेता जो रही वो रही गुजरात की टीम। कौन सी टीम रही? गुजरात की टीम। और उप विजेता जो है किस राज्य की टीम रही? तो हरियाणा राज्य की जो है टीम रही। और महिला वर्ग में दोस्तों, महिला वर्ग में जो है किस राज्य की जो है टीम विजेता रही? तो महिला वर्ग में जो है आपको याद रखना है किस राज्य की टीम जो है विजेता रही? तो पश्चिम बंगाल राज्य की टीम जो है विजेता रही। और उप विजेता जो है किस राज्य की टीम रही? तो राजस्थान की टीम रही। यह भी आपको याद रखना है। महिला वर्ग में, पुरुष वर्ग में विजेता गुजरात और महिला वर्ग में विजेता पश्चिम बंगाल। और इसके तहत जो विजेता टीम है उसको जो है 51,000 रुपए जो है नगद पुरस्कार दिया गया है। और प्रत्येक खिलाड़ी को, जो विजेता टीम के प्रत्येक खिलाड़ी हैं उनको 3-3 हजार रुपए की राशि दी गई है और गोल्ड मेडल भी दिया गया है। वहीं बात करें उप विजेता टीम को, चाहे वो महिला वर्ग के उप विजेता टीम हो या पुरुष वर्ग के उप विजेता टीम हो, उनको जो है 31,000 रुपए की राशि और प्रत्येक खिलाड़ी को 2-2 हजार रुपए दिया गया है इस 25वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप के अंतर्गत। अब इसका आयोजन जो है कहां किया गया है? पन्ना जिले में किया गया है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है पन्ना से आपको याद रखना है कि इसे किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा भारत का एकमात्र जो है हीरा उत्पादक जिला कौन सा है? तो हीरा उत्पादक जो जिला है ये पन्ना ही है। ये आपको याद रखना है। हीरा उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश है। तो भारत का एकमात्र हीरा उत्पादक जिला जो है ये पन्ना ही है। और
पन्ना को जो है हीरा उत्पादक नगरी के रूप में भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हीरा उत्पादक नगरी के रूप में जाना जाता है। और इसे जो है डायमंड नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायमंड नगरी भी कहा जाता है। और अगला आपको याद रखना है कि इसे जो है आंवला उत्पादक जो है नगरी भी कहा जाता है। आंवला उत्पादक जो है नगरी कहा जाता है। और यहाँ जो है प्रसिद्ध मंदिर होने के कारण जो है इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? तो इसे जो है ये पन्ना को ही कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि यदि पूछा जाए गगऊ अभयारण्य कहाँ स्थित है, यदि पूछा जाए गगऊ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो ये आपको याद रखना है कि गगऊ वन्यजीव अभयारण्य जो स्थित है पन्ना जिले में ही स्थित है। और अगला आपको याद रखना है कि पांडव जलप्रपात है, पांडव जलप्रपात और एंड याद रखिएगा गाथा जलप्रपात कहाँ स्थित है दोस्तों? तो गाथा जलप्रपात ये कहाँ स्थित है? पन्ना जिले में ही स्थित है। अगला आपको याद रखना है मध्य प्रदेश की सबसे छोटी, मध्य प्रदेश की सबसे छोटी जो है छोटी तहसील की बात करें तो कौन सी है? तो आपको याद रखना है अजयगढ़ तहसील, जो कि कहाँ स्थित है? तो ये पन्ना जिले में ही स्थित है। और आपको याद रखना है अजयगढ़ का जिला जिसे मदर ऑफ खजुराहो भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि अजयगढ़ का किला, अजयगढ़ का किला जो है ये कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है पन्ना जिले में ही स्थित है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे मदर ऑफ जो है खजुराहो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मदर ऑफ खजुराहो भी कहा जाता है। अजयगढ़ के किला को ये कहाँ स्थित है? तो पन्ना जिले में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो केन नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो आपको याद रखना है 18वीं शताब्दी में जो है राजा अजयपाल जी के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि पन्ना टाइगर रिजर्व, अगला आपको याद रखना है पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? पन्ना जिले में स्थित है। और इसे भारत का 22वां जो है टाइगर रिजर्व के रूप में दर्जा प्रदान किया गया था। और इसे टाइगर जो है रिजर्व के अंतर्गत जो है कब शामिल किया गया था? भारत सरकार के द्वारा बाघ परियोजना में जो है 1994 में शामिल किया गया था पन्ना टाइगर रिजर्व को। और पन्ना नेशनल पार्क भी है। पन्ना नेशनल पार्क की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो केन नदी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। और मध्य प्रदेश का पहला रेप्टाइल पार्क पन्ना नेशनल पार्क में ही बनाया गया है। यह भी आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का जो है डायमंड पार्क कहां बनाया जाएगा? ये पन्ना जिले में बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश का पहला डायमंड म्यूजियम कहां बनाया जाएगा? छतरपुर जिले में बनाया जाएगा। यह भी आपको याद रखना है। और अगला आपको याद रखना है चौमुखनाथ का मंदिर, चौमुखनाथ का मंदिर कहां स्थित है? तो चौमुखनाथ का मंदिर, चौमुखनाथ का मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये पन्ना जिले में ही स्थित है। अगला आपको याद रखना है बलदेव जी का मंदिर, काफी प्रसिद्ध है। बलदेव जी का मंदिर कहाँ स्थित है? ये भी पन्ना में ही स्थित है। प्राणनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? ये प्राणनाथ का जो मंदिर है दोस्तों, ये प्राणनाथ का मंदिर जो है दोस्तों ये कहाँ स्थित है? पन्ना जिले में ही स्थित है। ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। और आपको याद रखना है जुगल किशोर जी का मंदिर, जुगल किशोर जी का मंदिर जो है ये जो है कहाँ स्थित है? पन्ना जिले में ही। भगवान कृष्ण जी को समर्पित है। बलदेव जी का मंदिर भी भगवान कृष्ण जी को समर्पित है। तो ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट मंदिर, चौमुखनाथ का मंदिर जिसे हिंदू मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, बलदेव जी का मंदिर, प्राणनाथ का मंदिर और जुगल किशोर जी का मंदिर कहाँ स्थित है? पन्ना जिले में ही स्थित है। इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है पन्ना जिले के अंतर्गत, ठीक ना। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुहेल एजाज को। हाल ही में जो है सुहेल एजाज को जो है सऊदी अरब में जो है भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। सुहेल एजाज को इंपॉर्टेंट है। और
ये जो फुहेल एजाज हैं वो जो है 1995 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं, जिन्हें हाल ही में सऊदी अरब में जो है भारत के जो है अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला याद रखिएगा कि हाल ही में जो है आपको याद रखना है सुधाकर दलेला को, हाल ही में जो है सुधाकर दलेला को जो है भूटान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला आपको याद रखना है विक्रम दोरईस्वामी को, विक्रम दोरईस्वामी को जो है हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला आपको याद रखना है संजय वर्मा को हाल ही में जो है कनाडा में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में अमित कुमार को याद रखना है आपको, अमित कुमार को जो है हाल ही में दक्षिण कोरिया में जो है भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नागेश सिंह का नाम याद रखिएगा, हाल ही में नागेश सिंह को जो है याद रखिएगा थाईलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला आपको याद रखना है प्रणय कुमार को जो है प्रणय कुमार को हाल ही में बांग्लादेश में जो है भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। रुचिरा काम्बोज जो कि भूटान की जो है पहले राजदूत थी भारत की, तो अब जो है रुचिरा काम्बोज को यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त कर दिया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरब की जो राजधानी है वो है रियाद यहां करेंसी चलती है। मोहम्मद बिन सलमान जो है यहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस कंपनी द्वारा निर्मित नेचल वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय कंपनी भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा निर्मित जो है ये नेचल वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। नेचल वैक्सीन होता क्या है? तो नाक के माध्यम से दी जाने वाली वैक्सीन को कहते हैं नेचल वैक्सीन। और ये जो नेचल वैक्सीन है ये दुनिया की पहली नाक के माध्यम से दी जाने वाली वैक्सीन है। यह वैक्सीन किसको दिया जाएगा? तो जो भी व्यक्ति जो है 2 डोज ऑलरेडी जो है वैक्सीन का ले चुका है कोविड-19 का, तो बूस्टर डोज के रूप में जो है यह वैक्सीन दी जाएगी व्यक्तियों को, और हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। अगला आपको याद रखना है कि इस वैक्सीन का नाम पहले क्या था? तो आपको याद रखना है कि BBV154 इसका पहले नाम था, लेकिन अब इसका नाम कर दिया गया है इनकोवैक। क्या कर दिया गया है? इनकोवैक। ये भी आपको याद रखना है कि इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? इनकोवैक कर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सितंबर 2021 में जो है इस वैक्सीन को जो है इमरजेंसी में जो है प्रयोग करने की मंजूरी प्रदान की गई थी। और ये नाक के माध्यम से ही क्यों दी जाती है? क्योंकि ज्यादा जो रोग होते हैं तो वो नाक के माध्यम से ही प्रवेश करते हैं, और नाक में हमारे एक म्यूकस नाम का चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जो कि फेफड़ों में भी पाया जाता है। और इस वैक्सीन को जो है नाक के माध्यम से देने पर ज्यादा असरदार साबित होती है। इसी कारण जो है इसका नाम रखा गया है नेचल वैक्सीन। जो नाक के माध्यम से दी जाने वाली वैक्सीन होती है उसे ही नेचल वैक्सीन कहते हैं। अगला आपको याद रखना है भारत बायोटेक ने जो है किसके साथ मिलकर इस नेचल वैक्सीन को बनाया है? तो आपको याद रखना है कि अमेरिका की जो है वाशिंगटन जो है यूनिवर्सिटी और जो है भारत बायोटेक कंपनी दोनों ने साथ मिलकर जो है ये नाक से दी जाने वाली दुनिया की पहली जो है वैक्सीन बनाया है नेचल वैक्सीन। अब भारत बायोटेक के द्वारा निर्मित किया गया है। तो यहां से आपसे जो है भारत बायोटेक कंपनी का हेडक्वार्टर पूछ लिया जा सकता है, फाउंडर इसके पूछ लिए जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि भारत बायोटेक कंपनी का हेडक्वार्टर कहां है दोस्तों? तो हैदराबाद में स्थित है। कहां स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। अगला आपको याद रखना है एक वैक्सीन का नाम आपने सुना होगा कोवैक्सीन का नाम आपने सुना होगा। कोवैक्सीन जो है दोस्तों ये किस कंपनी के द्वारा निर्मित की गई थी? तो ये भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा ही जो है कोवैक्सीन
जो है निर्मित की गई थी या उत्पादित की गई थी। अगला आपको याद रखना है, भारत बायोटेक कंपनी का हेडक्वार्टर कहां है? हैदराबाद में है और इसकी स्थापना जो है 1996 में की गई थी और इसके फाउंडर कौन है? तो आपको याद रखना है कृष्णा इला है। कौन है? कृष्णा इला है, ये आपको याद रखना है। और वर्तमान में इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो ये कृष्णा इला ही है, ये भी आपको याद रखना है। इतनी सारी चीजें जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो भी आईएमपी है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया है? तो आपको याद रखना है हाल ही में जो है 23 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया है। ये जो दिवस है ये हमारे भारत के 5वें जो प्राइम मिनिस्टर थे चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है हर वर्ष। और आपको याद रखना है कि इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत 2001 में हुई थी। अगला आपको याद रखना है दिसंबर माह में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया है, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया है, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया है। और अगला आपको याद रखना है 7 दिसंबर को जो है कौन सा दिवस मनाया गया है? तो सशस्त्र सेना का झंडा दिवस मनाया गया है। और 7 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस मनाया गया है। 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार जो है विरोधी दिवस मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। 10 दिसंबर को जो है मानवाधिकार दिवस मनाया गया है। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया है। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया है। 18 दिसंबर को ही जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया है। 19 दिसंबर को जो है गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया है। 20 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया गया है। और अगला याद रखना है 22 दिसंबर को जो है ये बनाया गया है राष्ट्रीय गणित दिवस। और 23 दिसंबर को अब मनाया गया है कौन सा दिवस? तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय किसान दिवस। इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है। यदि आपको कोई डाउट है तो ये मेरी इंस्टा आईडी है किफन GF9, किफन GF9 ये मेरी इंस्टा आईडी है। यहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और डायरेक्ट अपना डाउट जो है मुझे DM कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में।